नमस्कार, आप देख रहे हैं मुकाबला। मेरा नाम है सौरभ शर्मा। उत्तर प्रदेश विधानसभा में आज कुछ उसी तरह का सीन देखने को मिला जैसा कल आपको लोकसभा में देखने को मिला था। नरेंद्र मोदी के सामने जैसे राहुल गांधी थे, वैसे आज योगी आदित्यनाथ के सामने थे अखिलेश यादव। योगी आदित्यनाथ को आपने हंसते हुए बहुत कम देखा होगा शायद, लेकिन विधानसभा में आज वो ठहाका लगाकर हंसे। अखिलेश यादव पर उन्होंने एक से एक तंज भी किए। शिवपाल यादव को चाचा कहा और अखिलेश यादव को निशाने पर लिया। अखिलेश यादव बात करते हैं कैसे आवारा पशु इस वक्त सरदर्द बने हुए हैं राज्य का, और वो बार बार अपने ट्वीट्स में सांड का जिक्र करते हैं, वीडियो डालते हैं कैसे सांड कहीं किसी को टक्कर मार रहा है, कहीं नुकसान कर रहा है, और वो कहते हैं सांड समाचार। सोशल मीडिया पर सांड समाचार कहकर सरकार को ट्रोल करते हैं। हंसी मजाक के माहौल में आज योगी आदित्यनाथ ने अखिलेश यादव को एक बहुत बड़ा चैलेंज भी दे दिया। योगी आदित्यनाथ ने दावा किया कि अखिलेश यादव 2024 में यानी अगले साल लोकसभा के चुनाव में यूपी की एक सीट भी नहीं जीत पाएंगे। 80 में से 0 पर रह जाएंगे, खाता भी नहीं खोल पाएंगे। तो क्या योगी यूपी में 80 में 80 सीट जीतने के लिए कोई रणनीति लेकर चल रहे हैं? क्या योगी आदित्यनाथ को यह भरोसा है कि उत्तर प्रदेश के इतिहास में जो आज तक नहीं हुआ वो 24 में होगा? यूपी की सारी सीटें मोदी योगी की जोड़ी जीतेगी। दिल्ली और लखनऊ में राजनीति की जो हवा चल रही है उसमें मोदी प्लस योगी के सामने अखिलेश यादव, मायावती, राहुल गांधी ये कहां पर खड़े हुए हैं? आज मुकाबला में इसी पर करेंगे बहस। मैंने कहा ना 14, 17, 19, 22 और फिर चिंता मत करो 24 में खाता भी नहीं खुलने वाला है। चौबीस में डबल इंजन की सरकार फिर से रिपीट करेगी, और मैं फिर इस बात को कहता हूं, मैं तो फिर से कह सकता हूं कि चच्चो अभी से रास्ता तय कर लो अपना। सारी कथा सुनते सुनते अंत में आप क्या उल्टा बोल रहे हैं फिर से, इसीलिए कह रहा हूं रिहर्सल में कुछ कमी रह गई है लगता है। चच्चू कुछ तो सिखाया करो, अब इस समय तो फुर्सत होगी, थोड़ा समय का उपयोग कर लो। देखिए अभी आपके पूरा फुर्सत है, आपके पास भी। ये तो अभी 23 से 28 चल रहा है, 27 चल रहा है, और 27 से लेकर के 32 में भी फिर यही रिपीट होने वाला है, घबराइए मत। अखिलेश यादव से माफ कीजिएगा, शिवपाल यादव से कह रहे थे अभी योगी आदित्यनाथ की चच्चू कुछ सिखाया करो, यानी अखिलेश यादव को कुछ सिखाया करो। पूरा समय है आपके पास 27 तक का, फिर 32 तक भी आपको आगे समय मिलेगा। बहरहाल योगी आदित्यनाथ को अखिलेश यादव ने भी आज पूरा जवाब दिया। अखिलेश यादव का भाषण भी आज बहुत लंबा था और उनकी बातों में उन्होंने किसान की बात की, किसान के मुआवजे की बात की, किसान को उसकी फसल का दाम नहीं मिल रहा ये उन्होंने बताया। उन्होंने ये भी बताया गोरखपुर का कितना बुरा हाल है जो खुद मुख्यमंत्री का अपना क्षेत्र है, डेयरी क्षेत्र का क्या हाल है, और बीजेपी पर उन्होंने जमकर हमला बोला। उन्होंने कहा ये वो बीजेपी है जो पहले कहती थी कि हमारी पहचान हमारे चाल चरित्र और चेहरे से होती है, लेकिन आज इनकी पहचान होती है बेरोजगारी से, महंगाई से, भ्रष्टाचार से। और एक नारा बहुत पुराना है जिसकी सत्ता में आज सरकार है, ये दावा करते थे चाल चरित्र और चेहरा, और अब इन 4 से पहचाने जाते हैं भाजपाई। पहले दावा करते थे चाल चरित्र और चेहरे से पहचान बनाने के लिए, और आज जो पहचान बन गई है वो नफरत, भ्रष्टाचार, बेरोजगार और महंगाई से।
आइए शुरू करते हैं आज के मुकाबला की चर्चा। हमारे साथ मेहमान जुड़ रहे हैं, स्वागत करना चाहते हैं शरद त्रिवेदी जी का, भारतीय जनता पार्टी से हमारे साथ हैं। शरद जी बहुत स्वागत है आपका। हमारे साथ शांतनु गुप्ता जी जुड़ रहे हैं, राजनीतिक विश्लेषक हैं, यूपी पर बहुत काम करते हैं। शांतनु जी बहुत स्वागत है आपका भी। पंकज श्रीवास्तव जी हमारे साथ कांग्रेस पार्टी से इस वक्त जुड़ रहे हैं। पंकज जी आपका बहुत स्वागत है आज मुकाबला की इस बहस में। पहले जो आरोप लगे अखिलेश यादव की तरफ से, उस पर शरद जी का एक जवाब ले लें। अखिलेश यादव ने पहले तो यह कहा कि कैसे चाल चरित्र चेहरे वाले आज नफरत, भ्रष्टाचार, बेरोजगारी, महंगाई इनकी ये पहचान बन गई। और फिर उन्होंने एक चुनौती दी मुख्यमंत्री को। उन्होंने कहा राज्य की छोड़िए, पहले अपना क्षेत्र, अपना शहर ठीक कर लीजिए। वो बताना ये चाह रहे थे कि गोरखपुर इतना बदहाल है तो अंदाजा लगाइए प्रदेश की बदहाली का क्या आलम होगा। शरद जी। तो देखिए, कम से कम अखिलेश जी ने ये मत तो मान लिया है कि कोई भारतीय जनता पार्टी भेदभाव नहीं करती है। जैसे जो पिछले मुख्यमंत्री हुआ करते थे, उनके कार्यकाल में सिर्फ उनके क्षेत्र का विकास होता था और क्षेत्रों का विकास नहीं होता था। आप देखें कि जिस तरह सैफई में और इटावा में विकास हुआ था मुलायम सिंह और अखिलेश जी के कार्यकाल में, और मायावती जी के कार्यकाल में विकास गाजियाबाद, दादरी क्षेत्र का हुआ था। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकाल में आप देखें कि जिस तरह पश्चिमी उत्तर प्रदेश, पूर्वी उत्तर प्रदेश, जो उत्तरी उत्तर प्रदेश और बुंदेलखंड, कहीं भी कोई भी ऐसी क्षेत्र नहीं जहां विकास की दर में कहीं कोई कमी आई हो या कहीं कोई भेदभाव रखा गया हो। आप देखें कि रैपिड रेल ट्रांसपोर्ट सिस्टम, इसका सपना जो है वो औरों ने देखा था, वो हमने पूरा किया 3 साल के अंदर। जो मेरठ एक्सप्रेस वे है वो भारतीय जनता पार्टी ने पूरा किया है। ईस्टर्न वेस्टर्न एक्सप्रेस पेरिफेरल एक्सप्रेस वे भारतीय जनता पार्टी ने पूरा किया है। तो ये जो मैंने तो सुना अखिलेश यादव का भाषण शरद जी, वो पूछ रहे थे कि इंटरव्यू, वो ये कह रहे थे, मुख्यमंत्री अपने इंटरव्यू में कहते हैं हम $1 ट्रिलियन इकोनॉमी बनाएंगे। सड़कों पर सांड से लोग भिड़ते रहते हैं, सांडों से अपनी जान बचाते रहते हैं। कैसे आप इसी तरीके से $1 ट्रिलियन इकोनॉमी बनाएंगे? किसान को उसका दाम नहीं देता, किसान जंगली जानवर सांड की वजह से खेत में नहीं जा पा रहा, कहां से बनेगी $1 ट्रिलियन इकोनॉमी? सवा 2 लाख करोड़ रुपया जो है वो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकाल में गन्ना किसान को दिया गया है। और ये जो गरीब और शोषित और पीड़ित किसान है, इस किसान ने अपनी उपज को 4% बढ़ाया है। और जिस उत्तर प्रदेश में 2,70,000 एकड़ जो जमीन है वो इरिगेशन प्रोजेक्ट, जो 36 इरिगेशन प्रोजेक्ट है, उनसे एक्वायर करी गई है। और किसी भी किसान को जो केंद्रीय स्कीमें हैं और जो राज्य की स्कीमें हैं, उनमें तुरंत मुआवजा मिल रहा है। किसान जो कार्ड है उसमें उन लोगों को मुआवजा मिल रहा है, कोई भी उनमें कमी नहीं रखी गई। और विकास का कार्य है, आप देखें कि अच्छा चलिए, ये तो अच्छा शरद जी देखिए, ये सारी बातें मुझे लगता है पंकज जी अभी करेंगे, डिटेल के साथ बताएंगे। अभी समाजवादी पार्टी के मेहमान भी जुड़ने वाले हैं, वो फिर और आंकड़ों के साथ या कहां कहां उनको लगता है कमियां हैं सरकार की गिनाएंगे आपको। मैं अच्छा, आशुतोष वर्मा जी जुड़ गए हमारे साथ। आशुतोष जी बहुत स्वागत है। मेरी आवाज मिल पा रही है आपको? नमस्कार। नमस्कार। अरे आपसे तो मैं सबसे जी सबसे पहले तो मैं अभी ये योगी जी ने जो आज एक बात कही, शुरुआत में उन्होंने जो चर्चा की अपनी कही, उन्होंने कहा आज अखिलेश यादव जी को सुनकर के ये पता चल गया कि जनता ने 14, 17, 22 का जो जनादेश दिया था, 19 का, ये जनादेश यूं ही नहीं दिया था। और उन्होंने कहा ये चांदी का चम्मच मुंह में रखने वाले, चांदी के चम्मच से खाना खाने वाले बचपन से, ये लोग गरीब की परेशानी क्या जानेंगे, उसका दर्द क्या जानेंगे, और ये जनता जानती है, इसीलिए ये जनादेश आए। नहीं, मुझे बड़ा आश्चर्य होता है कि ये बात हम लोग शुरुआत से बोलते हैं, और अखिलेश जी ने आज बोला भी सदन में कि जो व्यक्ति आज परिवारवाद पे सबसे ज़्यादा उंगली उठा रहा है, आज वो सबसे पहले से ही परिवारवाद की पोषित उसको आगे बढ़ा रहा है। जब ये मठ में आए तब ये इनकी उम्र भी इतनी नहीं थी कि मठ के मठाधीश बन जाएं, लेकिन क्योंकि वे एक विशेष परिवार से आते थे, इनको मठ का मठाधीश भी बनाया गया, महंत बनाया गया। और जब महंत अवैधनाथ ने अपनी लोकसभा सीट छोड़ी तो अपने रिश्तेदार मतलब माननीय योगी आदित्यनाथ को ही अपनी सीट देके गए। तो वो व्यक्ति आज हमको समझा रहा है कि कैसे राजनीति करनी चाहिए। बिल्कुल गलत है। हम समाजवादी लोग तो बचपन से ये सुनते चले आए। इसमें परिवारवाद कहां से है? मैंने भी सुना उनकी बात को अखिलेश जी को। इसमें जरा आशुतोष समझाइए, परिवारवाद कैसे है इसमें? हाँ, उन्होंने कम उम्र में अपना घर छोड़ दिया, उनकी बायोलॉजिकल फैमिली तो उत्तराखंड में रहती है, वो छोड़ करके आ गए गोरखपुर। नहीं, क्या आपको याद नहीं है कि महंत अवैधनाथ जो है उनके सगे मामा है? नहीं जी, गलत है। आपको नहीं पता है क्या ये बात?
सौरभ भाई, मेरी जानकारी में नहीं है बिल्कुल अभी तक मेरी जानकारी में तो नहीं था ये बात, आप कह रहे हैं तो इस पर हम लोग बात कर सकते हैं। आशुतोष जी बार बार कोट करते हैं, मैं उनका बायोग्राफर हूं, मैं महीनों उत्तराखंड में रहा हूं, महीनों गोरखपुर में रहा हूं, आपने मेरी किताबें भी देखी है, मैंने आपको सबको दी भी हैं। ये एक बार आज तक का एक आर्टिकल आया था, उससे कभी आशुतोष जी ने पढ़ लिया और हर चैनल में आके बोलते हैं। मैं उनके परिवार में सबसे पूछ चुका हूं, उनका कोई रिश्ता नहीं। पहली बार सारे आर्टिकल नहीं, मैं आपके शांतनु जी, मैं आपके आर्टिकल को सच क्यों मानूं और मैं दूसरे के आर्टिकल को सच क्यों ना मानूं? अच्छा एक सेकंड, मैं आपकी बात को, आपके आरोप को, आज तो विधानसभा में ये बात उठी है तो बड़ी गंभीरता से ले रहा हूं आशुतोष जी। मैं सुने तो मेरी बात सुने, वही जाते हैं। नहीं मेरी बात तो सुने, लेकिन ये चीज ऐसी है कि इसका सच पता चलना चाहिए। दर्शक आपकी बात भी सुन रहे हैं, वो कह रहे हैं मैं बायोग्राफर हूं योगी जी का, इन्होंने उनकी जीवनी लिखी है, एक बार ये क्या कह रहे हैं सुन लें, फिर आप बोल लीजिएगा एक बार, क्योंकि इस पर क्लैरिटी होनी चाहिए। बोलिए शांति। बिल्कुल ठीक है। देखिए योगी आदित्यनाथ जी पंचूर गांव में पैदा हुए, फिर उन्होंने कोटद्वार में पढ़ाई करी। पहली बार वो 90-91 में जब राम मंदिर का मूवमेंट चल रहा था तो अवैधनाथ जी क्योंकि राम मंदिर कमेटी के अध्यक्ष थे, तो वो सारे कॉलेजों में घूम रहे थे। आपको पता होगा गोरखपुर से उत्तराखंड का डिस्टेंस कम से कम 800-900 किलोमीटर है। वो वहां पे उस अभियान में गए और पहली बार एक बालक जो अजय था वो महंत अवैधनाथ से मिला और उनके वो दोनों एक दूसरे से प्रभावित हुए, क्योंकि ये बालक प्रश्न बहुत पूछ रहा था और वो एक अच्छे वक्ता थे, वो राम मंदिर पर बोल रहे थे। और आज सा दिव्य योग भी है कि आज राम मंदिर बन रहा है, राम मंदिर के सहयोग में दोनों पहली बार मिले। कोई मामा चाचा रिश्ता नहीं है, ये एक बार किसी ने कहा था तो पेपर में छप गया, तो बहुत लोग उसको महंत अवैधनाथ का और योगी आदित्यनाथ का कोई खून का रिश्ता है, बायोलॉजिकल रिश्ता है, दूर दूर का नाता नहीं है। मैंने सबसे पता करा, क्योंकि पेपर की कटिंग मेरे पास भी थी, वो मैंने सबसे पता करा कि नहीं ऐसा कोई भी नहीं है। कुछ लोगों ने इसको संबंध बनाने के लिए उल्टी खबर चलाई और इसको आज चैनल में आके बोलते हैं। मैंने मठ में भी पता करा, उनके परिवार के दूर दूर के लोगों से पता करा, ऐसा कुछ नहीं। और हम कदकाठी भी देखेंगे तो उससे ही पता लग जाएगा, उनका स्वरूप भी। चलिए ठीक, तो मतलब आप कह रहे हैं परिवारवाद का ये आरोप मिथ्या है। चलिए आशुतोष जी बोलिए। वो अपना क्योंकि बचाना है, उनको दिखाना है ना, उनके परिवार में बायोग्राफर है। चलिए ठीक, 50 लोग संसद। ठीक शांतनु जी, आपने अपनी तरफ से जो है फैक्ट था वो रखा। शांतनु जी सुन लिया, आपकी बात कर दी। मैंने जो पढ़ा है वो एक आर्टिकल है जिसमें मई 2017 में 28 मई में द वीक में निकला है, ब्लड रिलेटिव्स, उसको करके पढ़िएगा। अगर उन्होंने गलत पढ़ा है तो मुझे गलत जानकारी है, लेकिन मैंने जो पढ़ा है उसके हिसाब से मैं अपनी जानकारी दुरुस्त रखता हूँ, वही बोल रहा हूँ। चलिए ठीक, अब ठीक हो सकता है कि आपको बायोग्राफी बने, आपको जो बताया गया, लेकिन मुझे जो बताया गया वो मैं बता रहा हूँ। तो कहीं ना कहीं ये जिस तरीके से बात बोलते हैं, मुझे लगता है कि भारतीय राजनीति में इस तरीके की अनर्गल बातें और पर्सनल एलिगेशंस का कोई मतलब नहीं रहता है। माननीय अखिलेश यादव बचपन से उन्होंने राजनीति देखी है, बचपन से राजनीतिकों के साथ में रहे हैं। जब नेताजी प्रधान मुख्यमंत्री रहे हो तब भी, विपक्ष में रहे हो तब भी, और संघर्षों के दिने में भी रहे हैं। मुख्यमंत्री बनने से पहले वो कम से कम 5 से 7 साल तक लगातार संसद सदस्य रहे हैं, उसके बाद उन्होंने सत्ता संभाली है। तो आप ये कहना चाहते हैं कि अगर किसी परिवारवाद में एक व्यक्ति है जो उसकी आगे की चीजों को बढ़ा सकता है, तो क्या उसकी वो परेशानी नहीं, परिवारवाद छोड़ दीजिए, वो ये कहना चाहते हैं कि अखिलेश यादव जी को जमीन के हालात नहीं पता, वो जमीन से कटे हुए हैं। नहीं, बिल्कुल ठीक है। जमीन के हालात इनको पता है, जिनको उठा के पिछड़ों के नाम पे सरकार बनाई है और उनको उठा के अपने दबाव के कारण मुख्यमंत्री बना दिया है। उसको नहीं पता है जो बचपन से राजनीति देख रही हैं। इतनी हास्यास्पद बात आपको लगती है? या जमीन की बात खाली उनको पता है जो चाय बेचते थे, जिसका पता भी नहीं कहां चाय बेचते थे, और सन 88 और 90 के दशक में न्यूयॉर्क और पेरिस घूमते थे? ये सब भारतीय जनता पार्टी और उसकी मीडिया सेल का, आईटी सेल का फैलाया है प्रोपेगेंडा है। असल में जो इस देश के, इस प्रदेश के गरीब जनता की बात है वो हम समझते हैं। हम दलित, पिछड़े, अल्पसंख्यक लोग जानते हैं कि किस तरीके से भेदभाव की स्थिति में हम लोग ने जीवन यापन किया और यहां पे आके आज बढ़े हैं। क्योंकि आज सर्वोच्च पद पे बैठने लायक हो गए हैं, तो इनसे ये बर्दाश्त नहीं होता है। तो फिर आप प्रमुख विपक्षी दल को का यहाँ रिप्रेजेंटेशन कर रहे हैं आशुतोष जी, मुझे बताइए आपका सबसे बड़ा इल्जाम इस सरकार पर क्या है, ताकि मैं जवाब लूं। केंद्र सरकार या उत्तर प्रदेश सरकार? अभी यूपी सरकार, योगी सरकार पर। नहीं, योगी सरकार के साथ तो बहुत परेशानियां हैं। जिस प्रकार से 2017 के बाद हमारा सामाजिक सौहार्द खराब कर दिया है इस सरकार ने, ठीक है, जिस प्रकार से हमारी गंगा जमुनी तहजीब के बीच में इन्होंने लड़ाई लगाई है, वो आज तक किसी ने नहीं करी है। कौन मुख्यमंत्री पद पे बैठ के इस तरह की बातें करता है कि अब्बा जान और फलानी बातें? आज ही लगातार पिछड़ों की बात करते हैं, और आज ही इन्होंने बोला मुख्यमंत्री ने कि हम जातिगत जनगणना कतई नहीं करेंगे।
क्यों आप क्यों डरते हैं पिछड़ों की बात करने से? ठीक। आप पिछड़ों के नाम पे चलिए मैं सरकार आपके बनाते पहले हैं, इल्जाम पर जरा लेकिन जवाब ले पिछड़ों की लेता हूं। गिनती करने शरद जी से इतना पहले क्यों जवाब ले डरते लूं, हैं? फिर मैं आता हूं पंकज जी के पास। पहला आरोप आपका, बड़ा इल्जाम, और ये कहा अखिलेश यादव ने जी ने, ये इनकी नफरत इनकी पहचान बन गई है, सामाजिक सौहार्द, समाज का ताना बाना छिन्न भिन्न कर दिया इस सरकार ने। बताइए शरद जी। देखिए 26 दिसंबर पिछले साल का जो इंडिया टुडे का इशू है स्टेट ऑफ स्टेट्स, उसमें बताया गया है कि 2021 और 2022 में, ये एनसीआरबी की रिपोर्ट मैं नहीं बता रहा हूं क्योंकि आजकल तकरीबन हर व्यक्ति अपनी एनसीआरबी की रिपोर्ट लेके घूम रहा है, उसमें छपा है कि 2021 और 2022 में मोस्ट इंप्रूव्ड, कंसिस्टेंटली मोस्ट इंप्रूव्ड लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन उत्तर प्रदेश में हुई है। दूसरी चीज ये है कि इनके जो ये बता रहे हैं कि साहब सांप्रदायिक सौहार्द बिगड़ गया है, वो क्योंकि देखिए जब एसटीएफ का ट्रेनिंग सेंटर लखनऊ में खुला था तो सांप्रदायिक सौहार्द नहीं बिगड़ा था। जब ये कहा गया कि एसटीएफ का ट्रेनिंग सेंटर देवबंद में खुलेगा तो सांप्रदायिक सौहार्द बिगड़ गया। जब अतीक के लड़कों का इनकाउंटर हुआ तो सांप्रदायिक सौहार्द बिगड़ गया, संविधान की हत्या हो गई और इसकी सुप्रीम कोर्ट के सिटिंग जज से जांच करानी चाहिए। लेकिन जब अनिल दुजाना का इनकाउंटर हुआ पश्चिमी उत्तर प्रदेश में तो किसी ने नहीं कहा कि एक चपरासी से भी आप उसका इंक्वायरी करा लीजिए। ये साहब बिल्कुल ये एकता का प्रतीक है पूरे भारत में, इससे बड़ा एकता का कोई प्रतीक नहीं है। और जो ये जिस एम कॉम्बिनेशन की ये बात कर रहे हैं उनमें मैं आपको बता दूं कि सिर्फ एक उदाहरण मैं आपको दे रहा हूं, जो आजम खान साहब की जौहर यूनिवर्सिटी है उसको यतीम खाना 1760 की बिल्डिंग, हेरिटेज बिल्डिंग थी जो उनको हैंडओवर करी गई है, और डीआईओएस का दफ्तर उसमें खोला था, समाजवादी पार्टी का दफ्तर सरकारी जमीन पे खोला गया है, और 12 करोड़ का निवेश जो उत्तर प्रदेश कल्चरल डिपार्टमेंट में कल्चरल सेंटर जौहर यूनिवर्सिटी में खोला है। ये सिर्फ एक परिवार के लिए जो है जितना भी इनका एक, मतलब आप कह रहे हैं कि इनके, आप कह रहे हैं इनके लिए लॉ एंड ऑर्डर का मतलब होता था तुष्टीकरण, केवल एक वर्ग के लिए कुछ करना। आप कह रहे हैं आपने आकर इंसाफ दिया। मैं पंकज जी के पास जाना चाहता हूं। पंकज जी, आज मुख्यमंत्री जी अपनी सरकार का, आज 6.5 साल उनकी सरकार को लगभग पूरे हो गए हैं, तो बता रहे थे हमने क्या क्या इस प्रदेश के लिए किया है पिछले 6.5 साल में। क्या है आपका इल्जाम इस सरकार के ऊपर? पहले तो मैं स्पष्ट कर दूं, शरद जी यहाँ बैठे हैं, उनके वो कह रहे हैं कि हम बायोग्राफर हैं। अभी शांतनु जी, सॉरी शांतनु जी, माफ करिएगा, मैं जानता हूं शांतनु जी को, नाम गलत निकल गया, क्षमा चाहता हूं। ये जो आर्टिकल है एक जगह नहीं बहुत जगह है। अभी द वीक की बात है, मेरे सामने अभी जो सबसे बड़ा चैनल कहते हैं उसकी वेबसाइट खुली हुई है, लल्लन टॉप, उसमें साफ लिखा हुआ है कि जो इनके पिता हैं वो योगी आदित्यनाथ के मामा के लड़के, और ये कोई बहुत अनोखी बात नहीं है। ये बात अगर गलत है, सुनिए, मैं आपको चैलेंज नहीं कर रहा हूँ शरद जी सुनिए ना, शरद जी सुनिए, मेरी बात सुनिए शरद जी। अरे शांतनु जी सुन ले एक बार, कर ले। माफ करिए, मैं आपको चैलेंज नहीं कर रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ ऐसे हर जगह जहां ये छपा है और इतने बड़े बड़े उनको नोटिस भेजिए, उनसे कहिए हटाइए इसको, इससे माफी मांगिए। क्यों नहीं कर रहे हैं आप? नंबर 1। नंबर 2, जो परिवारवाद होता है वो सिर्फ यही नहीं है कि आपने उत्तराधिकारी जिसको बनाया, जो गोरखपीठ है जिसने कहा कि हिंदू पूजे देहुरा मुसलमान मसीह, जोगी पूजे परम पद न देहुरा न मसीह, जहां हिंदू मुसलमान की कोई बात ही नहीं थी, आपने अपने ही उत्तराधिकारी को अपना राजनीतिक वो सब सौंप दिया। ये भी तो परिवारवाद है। अरे भाई, आप थे महंत, भारतीय जनता पार्टी का कोई नेता वहां विकसित होता, अपना लड़ता, आपने अपने ही उत्तराधिकारी को, जो आपके रिश्तेदार हैं, अगर आप इसको वो है तो हटा दीजिए, पर आपका उत्तराधिकारी तो आपने चुना ना, उसको अपना राजनीतिक उत्तराधिकारी भी चुन रहे हैं। तो परिवारवाद और क्या होता है, वंशवाद और क्या होता है। राजनाथ सिंह जी के बेटे विधायक बनेंगे, सारे बड़े बड़े लोगों के बेटे विधायक बनेंगे, भारतीय जनता पार्टी को वो परिवारवाद नहीं है। अरे कोई एक बना लीजिए मानक कि जो विधायक होगा, जो सांसद होगा, उसके बेटे चुनाव नहीं लड़ेंगे, अपनी पार्टी में आप इसको स्थापित कर दीजिए और फिर आप परिवारवाद का सवाल उठाइए। बिल्कुल सही बात। अरे पंकज जी एक बात बताइए, चलिए ये आरोप आज मैं पहली बार सुन रहा हूं, क्योंकि मेरे सामने तो पहली बार आया परिवारवाद का आरोप, भी योगी आदित्यनाथ के लिए। ना, योगी आदित्यनाथ खुद परिवारवाद की उपज है। मैं वही कह रहा हूं, ये आरोप मेरे पास सामने पहली बार आया। इसको मान लीजिए, अरे सुनिए मेरी बात, उनको उनके गुरु ने उनको मठ का उत्तराधिकारी बना दिया, उनको गोरखपुर की सीट उत्तराधिकार में मिल गई, चलिए ठीक है। उसके बाद लेकिन उस व्यक्ति को मुख्यमंत्री तो परिवार की वजह से नहीं बनाया गया ना, और वो भी दूसरी बार। तो मित्र, मुझे आप बता दीजिए कौन सा परिवार का व्यक्ति होता है जो बिना जनता से चुने विधानसभा, या क्या अखिलेश यादव बिना चुने पहुंच गए? मैंने इसलिए कहा दूसरी बार।
मैं कह रहा हूं कि दूसरी नहीं 10वीं बार भी कोई चुन के जाएगा तो जनता ही चुन के भेजेगी, फिर तो परिवारवाद का कोई इश्यू ही नहीं रहेगा। अगर आपकी बात मान ले तब तो परिवारवाद का कोई मतलब नहीं, क्योंकि जनता चुनती है। इस देश में सबको जनता चुनती है। अन्यथा अगर आपको परिवारवाद पर दिक्कत है तो जितने नेता है, नेता पुत्रों को बाहर करिए। राजभर को लेकर और निषाद को लेकर, उनके बच्चों से लेकर पिता को लेकर सबको मंत्री आप बना रहे हो और आप दूसरों पर परिवारवाद का आरोप लगा रहे हो। जो एक मानक बना लीजिए और उस पर चल के दिखाइए और बाकी लोगों को कहिए कि अपनी जो है आप अपनी गिरेबान। तो यही आपकी सरकार से सबसे बड़ी शिकायत यही है? नहीं, मेरा ये पॉइंट नहीं है। मेरा ये कहना है कि एक सरकार ने जो 6.5 साल से चली है उसने जनता से कुछ वायदे किए थे। पिछले ही चुनाव में इन्होंने कहा किसानों को बिजली मुफ्त कर देंगे। कहां है बिजली मुफ्त? क्या किसानों की बिजली मुफ्त हुई? ये तो बहुत बुनियादी बात है जिससे हर किसान परेशान है। दूसरी बात, नौजवानों के रोजगार का जो श्रम भागीदारी अनुपात है वो 42 से घट के 22 हो गया है। नौजवान मारे मारे घूम रहे हैं। अगर नौजवानों को रोजगार नहीं मिलेगा, अगर किसानों की आय दोगुनी 2022 में आय दोगुनी हो जाएगी, यही नारा दिया गया था माननीय मोदी जी की ओर से। और आप तो डबल इंजन की सरकार हो ना। आज किसान हर बात पे परेशान है। वो अपने ये जो आवारा जानवर है उनकी मवेशियों की वजह से अपने खेत की रक्षा नहीं कर पा रहे, सच्चाई है। अच्छा, ठीक है। तो अगर आज किसान परेशान है, नौजवान परेशान है, उत्तर प्रदेश देश के सबसे 3 गरीब प्रदेशों में है, ये हम नहीं कह रहे हैं, सरकार का आंकड़ा है, तो किस बात के विकास की बात? जवाब ले लेते हैं जरा एक बार। शांतनु जवाब देना चाह रहे हैं आपकी बात पर। ये परिवारवाद का इल्जाम आपने लगाया, दूसरा किसानों का बड़ा मुद्दा है, आपने भी, सपा ने, दोनों ने उठाया। ठीक, एनसीआरबी के आंकड़े भी हैं। अच्छा पंकज जी, एक एक करके बात करते हैं, एक एक विषय पर ना। जी शांतनु बोलिए। जी, पहले मैं परिवारवाद पर मुझे अगर अब एक डेढ़ मिनट दें, बोलिए प्लीज बोलिए। देखिए, योगी आदित्यनाथ जो उनके बायोलॉजिकल फादर हैं, उनकी बायोलॉजिकल फैमिली है। आपको पता होगा संन्यास परंपरा के बाद सन्यासी अपना खुद का पिंडदान कर देता है, लेकिन हम उनके पहले के परिवार की बात करें, वो 7 भाई बहन है। मतलब उनको छोड़ के 6 भाई बहन और हैं। आपको सौरभ जी बड़े पत्रकार हैं, एक का नाम भी नहीं पता होगा। और आपको ऐसा ही अखिलेश यादव के बारे में नहीं, अखिलेश यादव के सारे भाई बहन संसद या विधायक में, उसे कहते हैं परिवारवाद। मुझे अगर आप आधा मिनट दे तो अपनी किताब से ही पढ़ के सुनाऊंगा मैं। पंकज जी देखिए, बोलने तो दीजिए। सुनिए, आपको आनंद आएगा। सुन तो लीजिए पंकज जी, सुन लीजिए। अखिलेश यादव खुद उन्होंने पार्टी छीनी, मुख्यमंत्री बने, सांसद रहे, विधायक रहे। अखिलेश यादव की पत्नी डिंपल यादव कन्नौज से सांसद रही। मुलायम सिंह के दूसरे बेटे प्रतीक यादव की पत्नी चुनाव लड़ी। मुलायम सिंह के छोटे बेटे शिवपाल सिंह, मुलायम सिंह के सबसे छोटे भाई शिवपाल सिंह यादव, हमें उनके बारे में पता है, वो राजनीति में रहे। शिवपाल सिंह के बेटे आदित्य यादव उत्तर प्रदेश सहकारी संघ के अध्यक्ष रहे। दूसरे भाई अभय सिंह यादव। सर, ये परिवारवाद की बहस तो आप ही लोगों ने शुरू करी। आशुतोष जी, परिवारवाद की बहस तो आपने शुरू करी, जवाब दे रहे हैं। अब सुनना पड़ेगा। आपने कहा है तो मैं आपको असली बात बताऊंगा। अच्छा चलिए, एक सेकंड। देखिए, पहली बात तो देखिए, एक मिनट देखिए, ये बहस देखिए आशुतोष जी, ईमानदारी से आपने शुरू करी, इसी बात को पंकज जी ने आगे बढ़ाया। वो कह रहे हैं मैं योगी जी का बायोग्राफर हूं, तो मैं बता रहा हूं। तो मैंने जवाब दिया पहली चीज। हाँ, 45 लोग बायोग्राफर होंगे तो अपने लिए बायोग्राफर होंगे ना, हमारे लिए थोड़ी बायोग्राफर है। नहीं, तो वो जवाब दे रहे हैं ना। अरे वो योगी जी की तरफ से जवाब दे रहे हैं, मान लीजिए। अरे भाई क्यों मान लिया इनकी बातें? नहीं, मानने को मैं आपको मजबूर नहीं कर सकता। मैं आपको मानने को बिल्कुल मजबूर नहीं कर सकता, लेकिन जवाब देना तो उनका अधिकार है। बायोग्राफर लिख दें। मैं कह रहा हूं सर, जवाब मेरा कार्यक्रम में आए हैं, कार्यक्रम में आए तो अपना जवाब तो देंगे ना। सवाल हुआ तो जवाब तो देंगे। डिबेट का टॉपिक नहीं, डिबेट का टॉपिक है योगी सरकार और योगी सरकार कार्यकाल या मोदी सरकार। परिवारवाद की तो हम राजनाथ सिंह से शुरू करेंगे, कल्याण सिंह से खत्म करेंगे। परिवारवाद का तो आरोप आपने सबसे पहले लगाया, मैंने तो। आशुतोष जी प्लीज, आप तार्किक व्यक्ति हैं। मेरा आपसे सवाल ये था, याद कीजिए चर्चा की शुरुआत में पहला प्रश्न ये था कि इस सरकार पर आपका इल्जाम क्या है, इस सरकार के बारे में आपको क्या कहना है? आरोप जो पहला ही इल्जाम सुना ना, दूसरा इल्जाम तो आप आने ही नहीं दे रहे ना। अब नहीं, परिवारवाद में घूम रहे हैं। अरे जो आपने परिवारवाद का आरोप लगाया तो जवाब तो सुनेंगे ना सर, इसमें क्या है? सिन्हा की बात, हु इज शांतनु सिन्हा, मैं क्यों मानूं? अरे मत मानिए, आप मत मानिए, ऐसे वो कह देंगे मैं आपका आरोप क्यों मानूं? सर वीक के आगे बढ़िए, थोड़ा वीक के आगे। चलिए, अच्छा ठीक। पार्टी का राष्ट्रीय प्रवक्ता हूं, मैं अपनी पार्टी की बात रख रहा हूं। ये कौन है भाई? ये कौन है? कोई भी एक मुख्यमंत्री के लिए बायोग्राफर लिखने लगे, कुछ भी लिखवा लो। नहीं, आशुतोष जी ऐसा नहीं, ये कोई बात नहीं होती। ऐसा नहीं है कि आप जो कहेंगे वो वही सच है और ये जो कह देंगे वो झूठ है, ऐसा तो नहीं होता।
हर व्यक्ति यहाँ हम अपनी ये अपनी सच की बात ही नहीं कर रहे। अपनी अपनी देखिए, प्रतिष्ठा ऐसे- लेकर के आप ऐसे- सब लोग यहाँ पर एक- बैठे हैं। अच्छा ठीक है, एक- सुभाषपा से अरुण राजभर जी हमारे साथ जुड़े हुए एक हैं, बात- थोड़ी एक पॉलिटिकल बात करते हैं। चलिए, आज मुझे सदन बहुत के अंदर ये लॉजिकल बातें भी बात हुई। सौरभ जी, आप बहुत बड़े पत्रकार हैं हाँ। और करोड़ों लोग आपकी बात सुनते हैं। जी। एक बहुत लॉजिकल बात है, इतने बड़े शांतनु सिन्हा बड़े बड़े पत्रकार थे, इतने बड़े बायोग्राफर थे, तो महंत योगीनाथ तो पिछले इतने सालों सांसद थे, इतने बड़े महंत थे, तब क्यों नहीं लिख पाए? ऐसे ऑटोबायोग्राफी लिखने वाले सरकार आते, बहुत से लोग आते हैं। ऑटोबायोग्राफी अखिलेश जी का ऑटोबायोग्राफी लिखने वाले कम से कम 500 लोग हैं। अरे ठीक है ना, तो उसमें इसमें ऐतराज क्या है? आशुतोष जी, ऐतराज क्या है? मैं कह रहा हूं इसमें ऐतराज क्या है? ये योगी आदित्यनाथ की जीवनी लिख रहे हैं अगर, तो इनका मन इन्होंने लिखी है, अपनी बात कह रहे हैं, हमने शो पर बुलाया, अपनी बात बता रहे हैं, मेरे कहने पर ही जवाब दे रहे हैं, बात खत्म हो गई। इससे आगे बढ़ते मेरा हैं। कहने का मतलब है कि अगर आप सरकार की गतिविधियों के बारे में बात करना चाहते हैं, मैं करना चाहता हूं। पॉलिटिकल पर्सन से बात कीजिए, उसकी बात का हम जवाब दें। मैं- तो वो करे ना, उनके साथ बेटे थे, साथ हम भाई बार थे, बार साथ एक ही बहन, बात को क्यों रिपीट माने कर रहे हैं क्यों आशुतोष जी। किसी मैं बात फिर ये साथ- कह रहा हूं, परिवारवाद का आरोप आपने लगाया, पंकज जी ने लगाया, वो मेरे कह रहे हैं मैं कहने का जवाब मतलब- देता हूं। इतनी भर नहीं, बात हुई है, जाहिर है हमें सरकार के कामकाज पर ही बात करना है, उससे आगे बढ़ना है मुझे। मुझे 10 सेकंड और दे दें आप। या 10 सेकंड और दे दें। शांतनु जी जो एक सौरभ भाई, मुझे मेरी बात नहीं बता खत्म हो दें, पाई। मुझे क्या मतलब है कि इनके 7 भाई बहन थे सौरभ- या 10 सौरभ- भाई बहन थे, उनका नाम मैं क्यों नहीं, जानूं? उससे परिवारवाद का फर्क पड़ता है ना, मैं बिल्कुल आपको योगी परिवार अच्छा, चलिए। पता है ना। चलिए, अच्छा ठीक है शांतनु जी, मुझे एक ब्रेक के लिए भी रुकना पड़ेगा। अच्छा चलिए ठीक है, एक बार मैं राजभर साहब को चर्चा में लाना चाहता हूं जी, एक सेकंड प्लीज प्लीज। हमारे साथ अरुण राजभर जी जुड़ रहे हैं। आज देखिए, संसद के अंदर अखिलेश यादव जी ने तंज कसा ओम प्रकाश राजभर जी के ऊपर, कहा कि एक साथी हमारे बैठे हैं, इन्होंने अब ऑर्बिट बदल लिया है। पहले मुख्यमंत्री जी के लिए कहते थे चल सन्यासी मंदिर में, आज उन्हीं के साथ बैठे। देखिए, ये समाजवादी पार्टी पूरी तरीके से नकारात्मक राजनीति को आगे बढ़ाने की कोशिश करती है और सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी सकारात्मक राजनीति की तरफ आगे बढ़ रही है। जिस तरह से घमंडिया गठबंधन बना है, इससे साफ जाहिर होता है कि इस घमंडिया गठबंधन से देश की जनता का भला नहीं होने वाला है, या श्री अखिलेश यादव जी का उससे भला नहीं होने वाला है। वो माननीय ओम प्रकाश राजभर जी कब ऊपर उठाना चाहते हैं, वो हमेशा से अति पिछड़ों को नीचे ही दिखाना चाहते हैं। और माननीय ओम प्रकाश राजभर जी तो हमेशा से अति पिछड़ों, गरीबों के वंचितों के अधिकार की बात, चाहे उनके साथ रहे हो, चाहे हम भारतीय जनता पार्टी के साथ रहे, हमने हमेशा से प्रमुखता से उठाने का प्रयास किया। लेकिन श्री अखिलेश यादव जी ने हमेशा से इनकी आवाज को दबाने का प्रयास किया है और इनके विचारों को हमेशा से कुचलने का प्रयास किया है। ये सोने के चम्मच में खाने वाले लोग आज बड़ी बड़ी बातें करते हैं और माननीय ओम प्रकाश राजभर जी जमीन पर जनता के बीच में संघर्ष करके, गरीब, किसान, मजदूर, पिछड़े, दलित, आदिवासियों के बीच में संघर्ष करके उस मुकाम तक पहुंचे हैं। लेकिन श्री अखिलेश यादव जी को यह मुकाम भी पसंद नहीं आता है। इसीलिए साफ जाहिर हो रहा है कि देश की जनता में और प्रदेश की जनता में श्री अखिलेश यादव जी का जो परिपक्वता थी, राजनीतिक जो परिपक्वता थी, उससे देश की जनता और प्रदेश की जनता वाकिफ हो चुकी है कि अब श्री अखिलेश यादव जी कोई भविष्य नहीं है। अब परिपक्व नेता इसी तरह का बयान देता है, लेकिन देश की जनता और प्रदेश की जनता इनके बयानों को गंभीरता से लेती नहीं है। इसीलिए तो सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी से बौखलाए हुए हैं। इनके कार्यकर्ता माननीय ओम प्रकाश राजभर को गाली देते हैं, इनके कार्यकर्ता माननीय ओम प्रकाश राजभर जी को धमकी देते हैं। तो इससे क्या जाहिर होता है? यह नारा लेकर आए थे कि यह नई सपा है, नई हवा है, लेकिन उसमें वही गुंडागर्दी की सपा है, गुंडागर्दियों की पहचान है, उसी तरीके से इनका काम है। तो यह देश की प्रदेश की जनता ने बखूबी समझ लिया है। ये लाख घमंडिया गठबंधन बना ले या पीडीए बना ले, लेकिन पीडीए तो इनका इंडिया में, हमारे एनडीए में शामिल हो गया, तो कहां इनके पास विचार बचा है? चलिए जवाब देंगे आपको आशुतोष जी। मुझे एक ब्रेक के लिए रुकना पड़ेगा। अरुण जी, रोक रहा हूं आपको, ब्रेक के लिए रुकना जरूरी है। बहुत सारे इल्जाम और लगे आज सदन के अंदर इस सरकार के ऊपर, लेंगे जवाब उस पर भी। एक छोटा सा ब्रेक, आप देखते रहिए मुकाबला। स्वागत है, आप सब लोग देख रहे हैं मुकाबला। मेहमान हमारे साथ बने हुए, एक बार फिर आपका परिचय करा दें। शरद त्रिवेदी जी बीजेपी से, अरुण राजभर साहब हमारे साथ हैं सुभाषपा से, शांतनु गुप्ता जी राजनीतिक विश्लेषक हैं, आशुतोष वर्मा जी सपा से, पंकज श्रीवास्तव जी कांग्रेस पार्टी से हमारे साथ हैं। शरद जी, अब मैं थोड़ा जो आज दावा किया योगी आदित्यनाथ जी ने, उस पर आपसे पूछना चाहता हूं, इतना कॉन्फिडेंस कैसे? उन्होंने कहा 2024 में डबल इंजन की सरकार लौटेगी, चलिए ठीक है। उसके बाद फिर वो कहते हैं कि ये 2032 तक का, आप समझ लीजिए कि यह काम हो चुका है, सरकार, जनता ने तय कर दिया है 2032 तक यही कॉम्बिनेशन चलने वाला है और 80 में 80, 24 में आने वाला है। देखिए, मैं विश्व के इतिहास की बात कर रहा हूं। उत्तर प्रदेश को हम थोड़ी देर के लिए अगर भूल भी जाते हैं, विश्व के इतिहास में कभी किसी सरकार ने 43 लाख मकान दिए हैं। दिल्ली की आबादी से ज्यादा उत्तर प्रदेश में शौचालय दिए हैं। 1 करोड़ 60 लाख बिजली के कनेक्शन, 1 करोड़ 80 लाख गैस के कनेक्शन कभी इतिहास में दिए हैं।
उत्तर प्रदेश को 13वें नंबर से इंफ्रास्ट्रक्चर पे 6ठे नंबर पर लेके आए हैं, तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गई है। और मैंने जैसे पहले ही कहा कि अब तो बाकी लोग कह रहे हैं, हम नहीं कह रहे। मुकेश अघी जो इंडो अमेरिकन फ्रेंडशिप फोरम के चेयरमैन है, उन्होंने ये बात कही है कि उत्तर प्रदेश हैज शोन रिमार्केबल इंप्रूवमेंट इन लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन। हीरा नंदानी के ग्रुप के चेयरमैन ने बॉम्बे में ये जब अभी जो इन्वेस्टर समिट हुआ था उसमें उन्होंने कहा कि साहब हम पहले उत्तर प्रदेश जाने से डरते थे, लेकिन अब हम निवेश भी करेंगे और उत्तर प्रदेश हम जाने के लिए तैयार है, कोई हमें दिक्कत नहीं है। उत्तर प्रदेश में पहली बार 19 हवाई अड्डे तैयार हो रहे हैं, ये कभी इतिहास में नहीं हुआ। एक ही स्टेट है जहां की 5 अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे हैं। तो ये जिस तरह का विकास का कार्य हुआ है, और 14.6% पहले बेरोजगारी की दर थी 2017 में, अब 4.2%, और ये हमने पूरे अखबार में छापा। जिसको चैलेंज करना चैलेंज करे, हम तो करके दिखा रहे हैं। जो हमने कहा था सो किया था, ये हमारा बहुत पुराना नारा है, और जो कह रहे हैं सो करेंगे। अभी इसी प्रोग्राम में मेरे ख्याल से पंकज जी ने, कांग्रेस पार्टी से, शायद अगर मैं गलत हुई, पंकज जी ने कहा, आशुतोष जी ने कहा कि दूसरे देश का दूसरा सबसे गरीब देश है वो यूपी। एक मिनट, इस पर जवाब ही एक बार शरद जी का ही जवाब लेना चाह रहा हूं मैं। ये ऐसा है कि सन 74 में गरीबी खत्म कर दी गई थी उत्तर प्रदेश में। इंदिरा जी ने कहा था गरीबी हटाओ, उसके बाद सब लोग मर्सिडीज में घूम रहे थे। ये पिछले 5 साल में एकदम से 6 साल में सब लोग गरीब हो गए। पहले मर्सिडीज में घूम रहे थे, सबको एक एक हवाई जहाज दिए जा रहे थे, और हमसे ज्यादा कांग्रेस ने किया है, ये मैं मानता हूं। पंजाब में इन्होंने हमसे ज्यादा किया, तो वहां दिवालियापन 53% डेट टू जीडीपी रेशियो। पंजाब सरकार जो है अपने कर्जे का जो सूद में, क्योंकि जो आप कर्जा देते हैं उसमें इंस्टॉलमेंट देते हैं, उसमें 20% खाली सूद दिया जा रहा है, असल नहीं है। और जो दूसरी सरकार इनके संरक्षण में है, राजस्थान की सरकार, वहां 47% डेट टू जीडीपी रेशियो है। पंजाब का तो प्रायश्चित अभी आम आदमी पार्टी करे, वह तनख्वाह डांटने के लिए कि पैसे नहीं है। और जिन देशों ने हमसे ज्यादा किया है, उन देशों जो पाकिस्तान और श्रीलंका, उन देशों की ये हालत हो गई है कि वहां लोग पैसे। आप कह रहे हैं यूपी का इंफ्रास्ट्रक्चर देख लें, यूपी में इन्वेस्टमेंट आ रही है। मैंने मुख्यमंत्री का भाषण एक इंटरव्यू में उनका सुन रहा था, उन्होंने कहा कौन सोच सकता था, पंकज जी आपसे, कौन सोच सकता था यूपी जैसा प्रदेश रेवेन्यू सरप्लस प्रदेश बनेगा। आज रेवेन्यू सरप्लस है। अरे अगर रेवेन्यू सरप्लस है तो जो लाखों आपकी जो सरकारी पद खाली, उसको भर दीजिए, क्या प्रॉब्लम है? आपने वादा किया था। और अभी जो बड़ी बात किया है साहब, हमारे मित्र ने भारतीय जनता पार्टी के, उनका जन्म 2014 के पहले बाद हुआ होगा ऐसा मुझे नहीं लगता। वो पुराने व्यक्ति हैं, उन्होंने सरकारी स्कूलों में लगभग मुफ्त शिक्षा पाई होगी, उन्होंने लगभग मुफ्त अस्पताल की सेवा प्राप्त की होगी उनके सभी घर वालों ने, और उनके घर के बुजुर्गों ने सरकार की पेंशन भी पाई होगी, और वो आज भी उस मामले में आत्मनिर्भर होंगे। अभी कल ही दिल्ली में उत्तर प्रदेश के कर्मचारियों और शिक्षकों ने बहुत बड़ा प्रदर्शन किया है पुरानी पेंशन को लेकर। आपकी सरकार ने खत्म किया सर। आपकी सरकार ने, जो अभी आप बात कर रहे थे कर्जे वगैरह की, तो आप जो देश की स्थिति है 1947 से लेकर 2014 तक सिर्फ 55 लाख करोड़ सभी सरकारों ने मिलकर कर्ज लिया था। और आपकी जो सरकार है, माननीय मोदी जी की सरकार के दौर में, इस समय 174 लाख करोड़ का कर्जा इस देश पर है। 174 लाख करोड़ का। और भ्रष्टाचार का आलम तो अभी लेटेस्ट सीएजी रिपोर्ट में आ गया कि एक ही नंबर पे 10 लाख लोगों का आयुष्मान मामला चल रहा है, सबको दिया जा रहा है। आप क्या बात कर रहे हैं? अरे भाई, आप कानून व्यवस्था की बात कर रहे हैं। अभी 15 घंटे नहीं हुए, मुरादाबाद में भारतीय जनता पार्टी के नेता की सरेआम सड़क पर गोली मारकर हत्या हुई है। कहां हत्या नहीं हो रही है? आपके पार्टी के नेता की बात कर रहा हूं, बाकी छोड़ दीजिए। ठीक है, आपने 2-3 विषय पंकज जी उठाया, मुझे अच्छा लगा। इस पर जरा इसके जरिए भी बात हो जाए। लोग मारे जाए, एक मिनट, पुलिस कस्टडी में आप अपराधियों को मार दीजिए और कहिए कि ये है, ये नहीं है। कानून का राज कहां है? बिजली आपने कहा किसानों को मुफ्त देंगे, बहुत मोटी बात कर रहा हूं, कोई इसमें बहुत दार्शनिक विषय नहीं है। आपने चुनाव में कहा कि सरकार बनेगी, बिजली मुफ्त किसानों को। कितने दिन हो गया सरकार? साल, 1.5 साल हो गया। क्यों नहीं बोलते इस पर? मेरा आपसे पंकज जी, देखिए एक सीधा सा, क्योंकि बहुत बारीक विषय में आप लोगों के पास तो बहुत सारा डेटा भी है, इन पिछले 6.5 सालों के अंदर क्या यूपी की स्थिति बेहतर हुई? क्या लोगों का जीवन का स्तर बेहतर हुआ? ये हमारे सामने सवाल है। लॉ एंड ऑर्डर, इंफ्रास्ट्रक्चर, बेसिक जो बुनियादी जरूरतें हैं, क्या उनमें कोई परिवर्तन आया है? क्या गरीबी बढ़ी? क्या रोजगार मिला? क्या महिलाओं की सुरक्षा में, अगर सुरक्षा में नंबर 1 है उत्तर प्रदेश महिलाओं के खिलाफ अपराध में, यह नहीं माना जाएगा। अपराधियों के खिलाफ, बलात्कारियों को बचाने के लिए खड़े हो जाते हैं भारतीय जनता पार्टी के नेता, ये नहीं माना जाएगा।
भाई हम कह रहे हैं आप जितने खाली पद हैं, आप कह रहे हैं ना सरप्लस रेवेन्यू, इससे अच्छा तो कुछ हो ही नहीं सकता। अब जरा बह रहा है, अच्छा तो आप चलिए, खाली पद भर दीजिए। ठीक है, दावे एक तरफ दावे, दूसरी तरफ कह रहे हैं कि ये दावे खोखले हैं। शांतनु बताइए, $1 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनाएंगे, रेवेन्यू सरप्लस स्टेट हो गया, मुख्यमंत्री इंफ्रास्ट्रक्चर के प्रोजेक्ट्स गिनाते हुए नहीं थकते हैं। आज पूछ रहे थे अखिलेश यादव, ये कौन सा वाटरवे है बता दीजिए, कौन सा बिजली का कारखाना लगा है ये हमको बता दीजिए। देखिए, जब 17 में सरकार आई तो ईज ऑफ डूइंग रैंकिंग, मतलब कि आपके प्रदेश में बिजनेस करना कितना आसान है, उसमें हम 14वें नंबर पे थे, हम दूसरे नंबर पे हैं। और जैसे कहा कि अब स्टेट रेवेन्यू सरप्लस भी हो गया है। अगर आप योगी आदित्यनाथ का फेसबुक और ट्विटर या कुछ भी देखें तो आपको हर चौथे दिन वो एक बड़ी सभा को संबोधित करते हुए दिखेंगे लखनऊ में, जिसमें वो नए जो लोग रिक्रूट हो रहे हैं उनसे सबसे सामने से मिलते हैं और सामने से आंख खोल के बोलते हैं, क्या आपने एक नन्ना पैसा भी रिश्वत दिया है किसी ने? और कोई सबको पता है, बिल्कुल रिक्रूटमेंट बिल्कुल पारदर्शी तरह से हुआ है। 1.5 लाख पुलिस के पद खाली थे सौरभ भाई, पूरे 15 साल तक 1.5 लाख पुलिस, मतलब 3 लाख पुलिस के पद में से 1.5 लाख पे पुलिस काम करती थी उत्तर प्रदेश की। अब पिछले 5 साल में वो हायर हुए। 1.5 लाख टीचर भर्ती में, 6.5 लाख तो भर्तियां हुई हैं। हाँ, भर्तियां बच गई हैं तो वो भी हो रही हैं। और क्योंकि सब में कोर्ट केस लगाया, अखिलेश यादव के कोर्ट केस आज भी योगी आदित्यनाथ की सरकार झेल रही है, पता है आपको? हाई कोर्ट में अभी भी अखिलेश यादव की सरकार के समय जो भर्ती के केस हुए थे उसको भी देख रही है। जहां तक चांदी के चम्मच की बात आई, मैं एक फोटो प्रिंट करके रखा हूं, अखिलेश यादव इस विक्रमादित्य घर में, इस महल में रहते हैं। ये योगी आदित्यनाथ का पुश्तैनी घर है, मतलब जब वो संन्यास से पहले थे, और आज भी उनकी माताजी इसी में रहती है। इससे उससे आपके दर्शकों को अपने आप पता लग जाएगा कि चांदी का चम्मच किसे कहते हैं। आ रहा हूं आशुतोष जी, आ रहा हूं जी। इसी से बात मेरे ख्याल से समाप्त होती है, बोलिए समझ में आ जाएगी आपके दर्शकों को। हाँ सौरभ जी, हाँ पहले तो 2-3 चीज़ मैं बताना चाहता हूँ कि अभी किसी ने एनसीआरबी के डाटा की बात करी थी, मैं देख रहा था जैसे मैंने ज्वाइन किया था। तो एनसीआरबी में माननीय योगी आदित्यनाथ बोल रहे हैं कि हम ऐसे प्रदेश में रहते हैं जहां पिछले 6 सालों से आज तक दंगे नहीं हुए हैं, लेकिन एनसीआरबी के डाटे कुछ और कहते हैं। और डाटा कहो तो मैं आप बता दूं, प्रदेश वर्ष वाइज बता सकता हूं कितने दंगे हुए, कितने रुके। बताइए तो आप 6 साल में दंगा बता रहे हैं, हम थोड़ी बता रहे हैं आपकी। अरे आप तो बताइए, भाई आप तो सौरभ जी, इनके लिए हम के बीच में नहीं बोल रहे हैं, लंदन में रहते हैं आप। चलिए, अच्छा आप खींच रहे हो कि मैंने आपकी किताब के पीछे बोल दिया है। अच्छा शांतनु जी, चलिए, उनका मौका बोलने का, उनको बोलने दीजिए। आपके पास काउंटर होगा, आप फैक्ट्स के साथ काउंटर कीजिएगा। और भाई एक दंगा तो बताना पड़ेगा ना। ठीक है, ठीक है, सुनिए, बता कह रहे हैं, मैं बता दूंगा, सुनिए। क्रिमिनल, मैं बता रहा हूं ना मैं। एनसीआरबी रिपोर्ट 2017-2021 गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 2017 उत्तर प्रदेश 8,990 दंगे, रॉइट्स और क्रिमिनल विक्टिम 11,550, 2018 8,908 विक्टिम 10,059, 2019 5,714 विक्टिम 6,786, 2020 6126 विक्टिम 6664, 2021 5306 विक्टिम 5886। और इस बात को लेके फैक्ट चेकर देवयानी दुबे ने लगातार सीएम ऑफिस को ईमेल दे रखा है। सितंबर 2022 से ऐसी 8 से 9 ईमेल गई हैं जिसका कोई भी संज्ञान लेने को तैयार नहीं है। यह असलियत। तो किस तरीके से मैनेजमेंट बोलना और किस तरीके से झूठ बोलना है भारतीय जनता पार्टी को अच्छा पता है। अब आइए दूसरी बात, इकोनॉमी की बात कर रहे थे हम। मैं चाहे आप केंद्र सरकार की बात कीजिए, चाहे उत्तर प्रदेश की सरकार की बात कीजिए, माननीय मोदी जी ने आईईसी के उद्घाटन में बोला कि हम तीसरी लार्जेस्ट इकोनॉमी 2027 से बन जाएंगे। कोई नई बात नहीं थी। आईएमएफ, मॉर्गन स्टैनले और गोल्डमैन सैक्स ने ये लगातार अपने एनुअल रिपोर्ट्स में सारे देशों की, खासकर डेवलपिंग कंट्रीज की इकोनॉमी को प्रेडिक्शन करते हैं। जब मनमोहन सिंह की सरकार थी तब भी किया था, और अभी जल्दी ही मॉर्गन स्टैनले ने दावा किया कि इंडिया विल बिकम अ थर्ड जीडीपी इन वर्ल्ड 2027। आईएमएफ ने कहा कि अकॉर्डिंग टू रिपोर्ट्स फरवरी 2023 में कि इंडिया विल बी थर्ड इकोनॉमिक, गोइंग टू बी थर्ड इकोनॉमी। इसका जवाब तो दिया ना कल प्रधानमंत्री ने आशुतोष जी पार्लियामेंट में। उन्होंने कहा ऐसे अपने आप थोड़ी हो जाएगी, काम करेगा कोई, बात पूरी होने दीजिए। काटिए नहीं, काटिए नहीं मेरी बात को, मेरी बात पूरी होने दीजिए। अमेरिकन इन्वेस्टमेंट बैंक ने, गोल्डमैन सैक्स ने, उसने कहा 2075 तक इंडिया सेकंड लार्जेस्ट इकोनॉमी बन जाएगी। इसमें से किसी भी संस्थान ने नहीं कहा कि अमुक पार्टी और अमुक पार्टी की सरकार होगी तभी ये हो सकता है। तो ये वही बात हो गई कि किसी और का चिपकाया अपने ऊपर चिपका के अपनी वाहवाही करने। और यही भारतीय जनता पार्टी का काम है, मीडिया मैनेजमेंट, बातों को घुमाना। किस बात की बात करते हैं? यह उत्तर प्रदेश है जहां लगातार जातीय संघर्ष चल रहा है। यह उत्तर प्रदेश है जहां पे लोग, शिक्षक लगातार भर्ती के लिए कर रहे हैं। यहां लगातार हम बात कर रहे हैं। आज उत्तर प्रदेश के पिछड़ा वर्ग में एक नया कैटेगरी आ गई है, नॉन फाउंड सूटेबल, एनएफएस।
मतलब आपको पिछड़े वर्ग के इतने युवक नहीं मिल रहे हैं, तो आप उनकी कैटेगरी छोड़ के आप उसमें जनरल कैटेगरी के लोग डाल रहे हैं और आप कहने पिछड़ों को हक दिलाएंगे। शर्म आनी चाहिए आपको। जाति जनगणना से भागते हुए हैं, पिछड़ों के नाम पे वोट लेते हैं और पिछड़ों को उप मुख्यमंत्री बना के स्टूल में बैठा देते हैं। ये पिछड़ों के बारे में तो बात कर रहे थे अरुण राजभर जी, आपके साथ पिछला चुनाव मिलकर के लड़ा था। मैं उनकी बात भी कर रहा हूं जी। अरुण राजभर जी से इनसे कह दीजिए कि आज भी शिवपाल जी ने कहा है कि जल्दी से शपथ दिला दो वरना मेरे पास कार्यकाल भूल जाते हैं। ये अपना बात कर रहे कार्यकाल भूल जाते हैं। हैं। क्या जातिगत जनगणना की बात कर पाएंगे? ये इतनी हिम्मत है इनके अंदर, हर इतनी हिम्मत है कि जाति जनगणना की बात कर पाएंगे? एनडीए की सरकार हर समाज की बात कर रहे हैं कि खाली बाप बेटे अपनी बात कर रहे हैं? कल्याणकारी योजनाएं पहुंचाने की बात करते हैं यहाँ बैठ के। आज समाज के अंतिम कतार में व्यक्ति को विकास के मुख्य 4 महीने पहले जन कल्याण योजना नहीं चल रही थी, आदिवासियों के भले की बात कर रहे हैं। 4 महीने पहले नहीं चल रही थी। दर्द इस बात से हो रहा है कि माननीय विकास राजभर पिछड़ों की बात क्यों कर रहे हैं? ये बता देना कि अति पिछड़ों को कितना टिकट दिया था 2022 में? अति पिछड़ों को कैबिनेट मंत्री की शपथ क्यों नहीं मिल रही है? से पहले 12 से 17 के बीच में 5 साल सरकार कैबिनेट मंत्री बनना है किसी भी तरीके से। दिया जाती जनगणना, आज आप हवाई लूटने के लिए कह रहे हैं पिछड़े ये है। भैया 4 महीने पहले क्यों नहीं कर पा रहे थे? बोल रही है, ये आपका दर्द बोल रहा है। न तो आपके साथ पिछड़े जाने को तैयार हैं, न तो आपके साथ दलित जाने को तैयार हैं, न आदिवासी जाने को तैयार हैं, और खासतौर से पसमानदा मुसलमान भी आपके साथ जाने को तैयार नहीं है। इसलिए आपकी बेचैनी, हताशा, निराशा साफ झलक रही है कि आप मुकाबले में नहीं है। उत्तर प्रदेश की जनता आपको नकार रही है, इसलिए आप सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी को टारगेट कर रहे हो और सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी जमीन पर काम कर रही है। आपको 2024 में 80 लोकसभा सीटें यही पिछड़े एनडीए को जिता करके समझा देंगे। जनता पार्टी के बहकावे में आके आप उसके प्यादे हो गए हैं। आप पिछड़ों और पिछड़ों के बीच में लड़ रहे हैं, आपको समझ में नहीं आ रहा आप कर क्या रहे हैं। नहीं देखिए, भारतीय जनता पार्टी की पुरानी चाल होती है कि पिछड़ों को पिछड़ों से लड़ाओ, पिछड़ों के लिए और आप उसी में फंसे हुए हो। मैं आपको जवाब नहीं देना चाहता हूं, वन मैन खाली मैं आपको जवाब नहीं देना चाहता हूं। मैं आपसे भारतीय समाज पार्टी का हर मैं आपके सामने हाथ जोड़ सकता है। नहीं, क्यों, क्या दिक्कत है आशुतोष जी? आप अपने पुराने कार्यकाल, ये राजनीतिक दल है, आपके साथ थे कल, आज दूसरी तरफ है। नहीं, आपके इतिहास में बता दीजिए ना देश की जनता को कि आपके इतिहास में ये होता था? आपके इतिहास में रोज मुकदमे नहीं लिखे जाते थे, रोज हत्याएं होती थी, लोग लूट होते थे। अरुण जी 1 मिनट जरा जवाब दे रहे हैं, सुभाषपा के ऊपर ही जवाब मत बोलिए, मुझे जवाब देने दीजिए। बोलिए जी। हाँ, मुझे जवाब देने दीजिए। देखिए, भारतीय जनता पार्टी की पुरानी स्टाइल है कि पिछड़ों को पिछड़ों से लड़ाओ। आप देखिए, जब भी अखिलेश जी कुछ बोलते हैं तो वो सीधे से बोलते हैं कि केशव मौर्य देंगे। अरे भाई, इतनी हिम्मत हो योगी आदित्यनाथ जवाब दे। और आज इसमें राजभर जी को लड़ा रहे, तो हम पिछड़ों से लड़ने वाले नहीं हैं। आप हमको गाली देंगे, हम आपको नमस्कार कर लेंगे। हम यही कहेंगे ओम प्रकाश राजभर जी का आपने कई बार सुना होगा। मैंने भी उनका इंटरव्यू किया। सुनिएगा 1 मिनट अरुण जी, 1 मिनट अरुण जी, आशुतोष जी 1 मिनट, पहली बात 1 मिनट अरुण जी, 1 मिनट 1 मिनट। ओम प्रकाश राजभर ये कहते हैं कि मैंने अखिलेश यादव को नहीं छोड़ा, अखिलेश यादव ने हमको छोड़ा। अखिलेश यादव चाहते नहीं थे कि हम उनके साथ रहे। एकदम सच। मीटिंग हमको सहयोगी दलों की मीटिंग बुलाते थे, हमको नहीं बताते थे। अच्छा ठीक है, यही तो सत्यता है। इस कैप्शन को रख लीजिएगा, की बात करेंगे, इस कैप्शन को रख लीजिएगा। और मैं फिर कहता हूं, लेकिन अरुण जी 1 मिनट, अरुण जी 1 मिनट, राजभर जी हमारे साथी हैं। बोलिए सौरभ जी, इस कैप्शन को रख लीजिएगा। और मैं आज भी कहता हूं, ओपी राजभर जी, अरुण राजभर जी हमारे भाई हैं। कहीं कोई गला शिका उनको लग रहा है तो आके बात कर सकते थे, उनकी पार्टी में अहम भूमिका थी, लेकिन वो उस जाल में फंसे हुए हैं जिस जाल में भारतीय जनता पार्टी उनको फंसाना चाहती थी। अंततः घूम फिर के यही आना है। ये बिल्कुल लिख के रख लीजिए, ये कभी आप लौट के वापस आएंगे। अरुण जी, जहां और कहीं नहीं जाएंगे के लिए कोई योजना, हमें लड़ाई लड़नी तो साथ में रहना पड़ेगा। 2024 की क्या योजना है? जल्दी सच्चाई समझ जाए यादव कह रहे हैं कि मेरा कोई योजना नहीं है। इसका मतलब आपका कोई विजन ही नहीं है, तो आप विजन के साथ कैसे आगे बढ़ेंगे? यहाँ तो एनडीए के साथ, पिछड़ों के साथ। अच्छा, योगी जी में क्या विजन दिखता है आपको? बताइए अरुण जी, आप आज इस तरफ आए, आज आप एनडीए में हैं, मुझे बताइए आपको योगी, यूपी की बात कर रहा हूं मैं, इसलिए योगी जी का नाम ले रहा हूं केवल। योगी जी में क्या विजन दिख रहा है आपको? पिछड़ों के लिए खासकर क्या दिख रहा है? देखिए, योगी जी का विजन साफ है
कि उत्तर प्रदेश का हर कमजोर वर्ग को आगे ले जाना। अब जैसे बात कर रहे हैं ये कि हमारे वर्ग के लिए क्या किया, माननीय योगी आदित्यनाथ जी ने भौर और राजभर जाति को अनुसूचित जनजाति में शामिल करने के लिए सांख्यिकी अधिकारियों से सर्वेक्षण कराया सामाजिक आर्थिक रूप से, और वो कह रहे हैं कि हम सेंट्रल को भेज करके इनको आर्थिक आधार पर मजबूती प्रदान करने के लिए सामाजिक रूप से उठाने का हम प्रयास करेंगे। क्या माननीय योगी आदित्यनाथ जी से पहले यह काम क्यों नहीं किया समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी ने? अगर यह काम को कर दिया होता, हमारे समाज के मुख्य धारा में जोड़ने के विकास में खड़ा कर दिया होता, तो आज माननीय योगी आदित्यनाथ जी को इस काम को करने की ये कह रहे हैं जाति जनगणना होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए, व्यवस्था को बेहतर करने जाति जनगणना होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? अरे भैया ये समाजवादी पार्टी अगर कर दिया होता इस काम को, आज हम हर वर्गों को एक साथ जोड़ करके विकास के मुख्यधारा में ले जाने का प्रयास कर रहे हैं। ये उसी जगह पर टिके हुए हैं जिस जगह पर देश की जनता अब नहीं जाना चाहती है। ये अहंकार में डूबे हुए हैं, ये पूरी तरीके से घमंडिया गठबंधन के जो भ्रष्टाचार का जाल है उस जाल में उलझ गए हैं। हम कह रहे हैं कि चाहे शिक्षक भर्ती की बात कर रहे हो तो माननीय योगी आदित्यनाथ जी से कितनी बार मिले हैं इस मुद्दे पर? अच्छा ठीक है, जितनी समस्या गिना रहे हैं, लेकिन घोटाला अभी आशुतोष जी कह रहे थे, मेरा शरद जी के पास, अरुण जी अच्छा ठीक है, शरद जी के पास में जाना चाहता। वो कह रहे हैं कि आप पिछड़ों को पिछड़ों से लड़ा रहे हैं, वो यहाँ एकता की अपील कर रहे थे, कह रहे थे हमारे ही साथ रहिए, कहाँ भाजपा के जाल में फंस रहे हैं। शरद जी देखिए, ये जो पीडीए अलायंस है, ये इसमें जो पिछड़ा है वो सिर्फ एक परिवार पिछड़ा उत्तर प्रदेश में, वो कोई पिछड़ा नहीं है, सिर्फ एक परिवार है जो सत्ता में परमानेंटली रहता है। और आगे भी मैं जो परिवारवाद की बात हो रही है, मैं उसमें बता दूं कि अगले 50 साल बाद भी अगर ये पार्टी रहेगी या कोई भी पार्टी जो परिवारवाद वाली रहेगी, तो उसमें मैं आज बता सकता हूं उनका अध्यक्ष कौन होगा। ये हमारे अगले अध्यक्ष के बारे में नहीं बता सकते हैं। दूसरा, दलित का इनका जो प्रेम है, वो बहन जी की किस तरह जान बची थी 93 में, वो सबको पता है। और जो तीसरा अल्पसंख्यक है, उसमें इनको जवाब मिल गया आजमगढ़ में भी और रामपुर में भी। तो ये किसके, अब ये सारे समीकरण चाचा भतीजे लड़के बुआ बबुआ सब फेल हो गए हैं। अब ये जो अलायंस इन्होंने बनाया है, जो स्पेशल 26 का अलायंस है, कि भाई उसमें जो है चारा घोटाले वाले, शराब घोटाले वालों के साथ खड़े हैं, जो शिक्षा स्कैम वाले जो है, खनन स्कैम वालों के साथ खड़े हैं, ये जनता देख चुकी है। और ये जो बार बार बता रहे हैं कि साहब आपने पिछड़ा घोषित क्यों नहीं किया, तो अब या पिछड़ा आयोग आपने इसका सर्वे क्यों नहीं, सर्वेक्षण क्यों नहीं कराया, तो आपकी 4 बार सरकार थी, आपको तुरंत करा लेना चाहिए था। ये आज जब सड़क पे आ गए हैं, जनता ने इनको नकार दिया, 9 साल से ये भटक रहे हैं, तब से इनको एकदम से ये दलित प्रेम, पिछड़ा प्रेम, अल्पसंख्यक प्रेम शुरू हो रहा है। और अल्पसंख्यक प्रेम सिर्फ 4-5 परिवारों का अल्पसंख्यक प्रेम है, जिसमें टी हसन, शफीक रहमान बर्क, आजम खान, अतीक अहमद, वो तो अब है नहीं, और मुख्तार अंसारी। और हमारे जो कांग्रेस के मित्र हैं, उन्होंने 55 लाख रुपए खर्च किया था पंजाब में मुख्तार अंसारी को रखने के लिए। तो ये सिर्फ छटपटाहट है कि सत्ता में बाहर रहने की आदत नहीं है, लेकिन अब इनको आदत डालनी पड़ेगी इसके लिए ये लोग तैयार रहे। जनता ने अपना जवाब दे दिया है। जनता, और आप देखें कि 6 चुनाव उत्तर प्रदेश में हुए, 2 विधानसभा, 2 लोकसभा और 2 निकाय चुनाव। हर चुनाव में इनको इनकी जगह दिखा दी गई है। सारे समीकरण, पिछली बार भी ये बैठा रहे थे, अब कभी अल्पसंख्यक थे, कभी बहुसंख्यक थे, हमारी कोई संख्यक नहीं है। पूरा उत्तर प्रदेश, पूरा भारत हमारा है, हम हर एक के लिए काम करते हैं। सर आज वक्त इतना ही था मेरे पास। शरद जी, रोक रहा हूं आपको बीच में, बहुत शुक्रिया करेंगे। शरद जी, अरुण राजभर साहब, शांतनु गुप्ता जी, आशुतोष जी, पंकज श्रीवास्तव जी, आप जुड़े हमारे साथ मुकाबला में। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।